वेलकम टू ऑल टाइम फ्री ट्यूटर। आज हम देखेंगे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा हमें। ठीक है, एक कुछ चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उसका ये जो टर्म्स है इसको पहले समझना होगा। उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर जो इसके पहले एक बात बोल देता हूँ कि हमारा ये शीट अगर निकलना मुश्किल होता है, ठीक है, तो क्या करना होगा। जैसे किताब में कुछ मिलता नहीं है, सही कहाँ है, कौन सा चैप्टर कहाँ है, तो हमें क्या करना होगा, सूची पत्र में निकलना होगा। तो वहाँ पर जाके हमें ढूंढना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर क्लिक करो, आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी आते हैं टॉपिक्स पे। ठीक है, इसको बारे में तो पहले ही जान चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, साधारण ब्याज जानते हैं। ये टर्म थोड़ा सा नया है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो क्या होता है हम बोल रहा हूँ। वार्षिक ब्याज दर जानते हैं, समाई वर्ष में ये भी जानते हैं। ठीक है, पूंजी प्लस ब्याज मतलब पीआई, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अभी पहले आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। एक्चुअली क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, सपोज मान लो कि मैं एक अमाउंट ऑफ मनी हम लोग क्या किए, 5 साल के लिए जमा रखे हैं। ठीक है, वो रुपया, ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होगा, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट पूरा 5 साल के लिए वही एक ही रह जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट, पूरा 5 साल में इंटरेस्ट एक ही बार कैलकुलेट होगा। पूरा 5 साल में इंटरेस्ट एक ही बार कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ठीक है, 5 साल के लिए रख दिए हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के अंदर, कुछ समय के अंदर क्या होगा, अंतर ब्याज कैलकुलेट होगा और वो हमारा जो पूंजी है उसके साथ जुड़ जाएगा। कुछ समय के बाद ब्याज कैलकुलेट होगा और पूंजी के साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और पूंजी बढ़ जाएगा। फिर से नया समय के लिए क्या होगा, मेरा जो बढ़ा हुआ पूंजी है उसके साथ कैलकुलेट होगा। ऐसे करते करते मेरा पूंजी, ठीक है, पूरा 5 साल में बहुत बढ़ जाएगा। मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में पूंजी का वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी ये चीज वर्ष में विभाजन या वर्ष के हिस्सा, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में डिवीजन इन ईयर। डिवीजन इन ईयर, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। वो क्या है, उसको समझने के लिए हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देखो कैलकुलेट डी, इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए हैं, कैलकुलेट डी।
ठीक है। वार्षिक ब्याज, ठीक है, क्वेश्चन में ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। वार्षिक ब्याज अगर लिखा है मतलब वर्ष में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है, वर्ष में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट होगा मतलब डी का वैल्यू होगा 1, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज या लिखा हुआ है हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसके मतलब क्या है, साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसके मतलब डी का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रैमासिक ब्याज मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो एक साल में कितना बार कैलकुलेट होगा, टोटल 4 बार कैलकुलेट होगा। तो डी का वैल्यू हो जाएगा वो टाइम पे 4, ठीक है। मासिक ब्याज अगर है दिया हुआ है, मासिक ब्याज मतलब हर एक महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब पूरा साल में कितना बार इंटरेस्ट देंगे, 12 बार, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरीके से हमें डी का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझ लो कि डी कितना होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो टर्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है कुल चक्र या चक्र की संख्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल, उसको हम बोलेंगे एन, ठीक है। ये क्या होता है, इसके लिए फिर से ऊपर जाएंगे और कैलकुलेट एन पे क्लिक करेंगे, आ गए। एन क्या है, ठीक है, टी को बारे में तो हम जानते हैं, टी मतलब कितना समय के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टोटल, वो ईयर में होता है, ठीक है। मान लो कि वो 5 साल के लिए हम लोग कोई एक अमाउंट हम लोग डाल दिए रखे, ठीक है, और वहां से हमें डी इक्वल्स टू 4 मतलब हर 3 महीने में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। हर 3 महीने में इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट होगा और पूरा 5 साल तक ये ऐसा चलेगा, तो एन कितना होगा, टी इंटू डी, मतलब 4 5 20, 5 4 20, सो टोटल 20 टाइम्स, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यही है चक्रवृद्धि सूद, जहां पे सिंपल सूद में क्या है, पूरा 5 साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एक ही बार, लेकिन चक्रवृद्धि सूद में 20 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल भी बढ़ जाएगा हर एक टाइम पे, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम चलते हैं कि फॉर्मूला पे, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के टाइम पे हमारा वो फॉर्मूला हमें ये पता है, ये है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दो फॉर्मूला है, ठीक है,
और ठीक से देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला देखने में ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस कहाँ है, ठीक है। देखो ये दो फॉर्मूला ठीक से देखो, एक में है n पावर में है, ठीक है, n, और दूसरे में है nd, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सही है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला से कोई एक भी फॉर्मूला गलत नहीं है, दोनों फॉर्मूला सही है। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा है वो टाइम पे n इक्वल्स टू, ठीक है, पहला केस में n इक्वल्स टू td होता है, और दूसरा केस में n इक्वल्स टू t होता है, ठीक है। ये अल्टीमेटली दोनों फॉर्मूला क्या हो गया, td हो गया, नॉट nd, ठीक है। दोनों फॉर्मूला अल्टीमेटली td, मतलब टोटल साइकिल, ठीक है, कितना बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वही होता है n। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हमारा कैलकुलेशन के लिए, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला, ठीक है। और उसके बाद पी जब कैलकुलेट हो जाएगा, पी हमें पता है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज में जब देखो पहले ब्याज कैलकुलेट होता है, उसके बाद पूंजी प्लस ब्याज कैलकुलेट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले पूंजी प्लस ब्याज कैलकुलेट होता है, पीआई कैलकुलेट होता है, उसके बाद आई कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ठीक है, एकदम आसान नहीं है, गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तब क्या करना है, हम ये फॉर्मूला को छोटा कर दिए, ठीक है। हमारा जो पहला फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, ये फॉर्मूला को हम छोटा कर दिए। कैसे, हम लोग एक फैक्टर बनाया, फैक्टर f इक्वल्स टू दिस पार्ट। लुक एट दिस क्वेश्चन फॉर्मूला once again, द मिडिल पार्ट आई हैव कन्वर्टेड इनटू f, तो ये pi, ठीक है, यहाँ पर देखो pi का नया फॉर्मूला क्या हो गया, p इंटू एफ टू द पावर n, p इंटू एफ टू द पावर n हो गया, ठीक है। अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक से करो और देखो n का वैल्यू, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितना है, एग्जाम में कितना दिख रहा है, ठीक है। n का वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, पी आई इक्वल्स टू पी इंटू एफ, ठीक है। अगर n का वैल्यू 2 है तो f इंटू एफ, अगर n का वैल्यू 3 है तो f इंटू एफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ही टिपिकल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से करना और कोई बात नहीं है, ठीक है। आराम से माथा ठंडा रख के वो मल्टीप्लिकेशन करना है एग्जाम हॉल में, तब जाके सही होगा, ठीक है। शुक्रिया।